सभी मित्रों को नमस्कार। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। आज का प्रश्न संजीव जी ने रखा है अपना प्रश्न। सर गुरुजी, प्रश्न उनका ये है, वर्तमान परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि न्याय धर्म सभा के अलावा दुनिया में कोई भी राजनीतिक पार्टी या सामाजिक संस्था स्थायी समाधान पर कोई बात करना नहीं चाहते हैं। वह केवल नए मुद्दों को उजागर करके जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं और वह उसमें सफल भी हो जाते हैं। इस परिस्थिति में हम न्याय धर्म सभा के कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है? हमें अपने कार्य कैसे निर्विवाद रूप से करते हुए समाज में न्याय की प्रतिष्ठा करने में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें? हम कई बार दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं, उसके लिए गुरुजी मार्गदर्शन करने की कृपा करें। प्रश्न महत्वपूर्ण है। न्याय वास्तव में मानव धर्म है और मानव धर्म है तो केवल मनुष्य लोक में ही लागू हो पाएगा। पशुओं के बीच में न्याय को लागू नहीं किया जा सकता, ना उनको समझाया जा सकता। मनुष्य की न्याय के अतिरिक्त कोई दूसरी रिक्वायरमेंट होती नहीं। मानवीय आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति न्याय के दार्शनिक सिद्धांत से ही हो जाती है। न्याय कहता है कि इस दुनिया में मैं तू बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में आत्मिक समता है। आत्मिक समता को अगर स्वीकार किया जा सके तो सभी मनुष्य समाधिकारी सिद्ध होते हैं। समाधिकारिता मनुष्यों की उनके जनाधिकारों की तृप्ति में है। मानवीय जनाधिकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को तृप्त करते हैं। ये चारों मानवीय पुरुषार्थ हैं जिनकी पूर्ति में ही मानव जीवन की सफलता है। इन चारों की पूर्ति या तृप्ति केवल विद्या, जीविका, सुविधा और संरक्षण के हिताधिकार दे करके ही संभव है। अगर इन चारों जनाधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाता, लागू नहीं किया जाता, तो फिर आप चाहे जो दे दो, उनका सब कुछ अधूरा रहेगा। राजकीय तल पर समस्या ये है कि मनुष्य के इन चारों जनाधिकारों को कोई भी राजकीय सरकार देने की स्थिति में नहीं है। ना वो जनता को एजुकेशन देना चाहती है, ना वो जनता को एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है, ना वो जनता को एकोमोडेशन देना चाहती है, ना वो जनता को प्रोटेक्शन देना चाहती है। राज्य केवल अपने प्रोटेक्शन के लिए उसने सेना का गठन कर रखा है, अपने प्रोटेक्शन के लिए उसने पुलिस बल बना रखा है, अपने प्रोटेक्शन के लिए उसने न्यायालय बना रखा है, अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए उनकी सारी योजना इर्द गिर्द घूमती है और पूरा राजकोष उसी पर व्यय किया जाता है। पहले राजाओं के काल में आपने देखा कि बड़े बड़े राजमहल, ताजमहल
बड़े बड़े किले, बड़े बड़े दुर्ग, बड़े बड़े राजनिवास, बड़े बड़े राजप्रासाद और बड़ी बड़ी अपनी खुद की सुविधाएं विकसित की जाती थी। उसी पर पूरा राजकोष व्यय होता था। राजाओं के ऐशो आराम के सारे साधन बनाए जाते थे। उसका प्रजा से कोई लेना देना ही नहीं होता था। प्रजा मानी जाती थी कि उससे राजस्व वसूलना है, इसलिए प्रजा की जरूरत है। अगर राजस्व उन्हें प्राप्त ना करना हो तो प्रजा को भी वो साथ में क्यों रखेंगे? वो तो अकेले राज्य वर्ग रह लेगा। लेकिन राज्य चल नहीं सकता, उसको राजस्व कहां से मिलेगा? टैक्स कहां से मिलेगा? राजकोष कैसे बनेगा? राजकोष नहीं है तो राजा लोग क्या करेंगे? भूखों मरेंगे। तो प्रजा की जरूरत उसी प्रकार से राजा को होती है जैसे किसी किसान को भैंस की जरूरत है, गाय की जरूरत है। दुधारू पशु वो क्यों पालता है? कि दूध वो दे रही है। तो इसके किसान के घर में बाल्टी बाल्टी भर के रखा हुआ है। यदि गाय दूध ना दे, भैंस दूध ना दे तो उसे छोड़ ही देता है। राज्य अपने प्रोटेक्शन के लिए मरता है। जब किले बनाए जाते थे, मोटी मोटी दीवारें, उनकी ऊंची ऊंची पर्वतों पे किले बना के राजा लोग वहां रहते थे, सबसे ऊंचाई पर, जहां कोई चढ़ भी ना सके। आक्रमण करने के लिए कम से कम वहां तक पहुंच तो चाहिए। चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गई, कोई चढ़ ही नहीं पा रहा उसमें, हमला कैसे होगा? तो बोले जहां से राजा चढ़ते हैं वहीं से वो भी चढ़ जाएगा। हाँ तो चढ़ ले। अब सोच लो ये कितना सोचा समझा प्लान है। जहां से राजा को चढ़ना है उसने पतला सा जगह बना रखा अपने चढ़ने के लिए। उतने बड़े राजप्रासाद में छोटा सा रास्ता रहता है आगे से जाने का। अब चढ़ो, सैनिक वहां तैयार खड़े हैं, तुम्हारा बराबर वध करते जाएंगे। केवल 2 सैनिक पूरी सेना मार देंगे। चलो, दुर्ग क्या है कि दुर्गम है, जहां तक पहुंचना कठिन है, जहां तक जाना। तो दुर्गम जगहों पे ये सारे राजप्रासाद हैं। कोई भी किला जाके देख लीजिए, वो दुर्गम स्थल पे बना हुआ है। एक से एक दुर्गम जगहों पे, बड़ी बड़ी ऊंचाई पे, जहां चढ़ना ही मुश्किल है। तो कोई दुश्मन राजा जो वो किला बनाए है तो वो किसकी सुरक्षा के लिए है? प्रजा की। तो हमला जब होगा तो किसको मारने में वो सफल होगा? किसको लूटने में सफल होगा? प्रजा को। इसीलिए पूरी प्रजा को वो लूटते रहते थे, हमलावर। अब प्रजा असुरक्षित रखी जाती थी तो मार काट के लूट के उन्हीं को भाग जाते थे। कुछ को गुलाम बना ले गए, कुछ को कुछ कर दिया, कुछ की हत्या कर दी, लूट लिया। तो बाहर के जो आक्रांता आते थे वो राजा तक तो बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचते थे। अब अगर वहां जाएं भी तो कोई भी जो हमला करने उस राजा के पास जाएगा, उसका किला अगर बढ़िया दुरुस्त बना हुआ है तो वो सब मरेंगे। ऊंचाई पर बना रखा है उसने, जहां हाथी घोड़ा भी नहीं चढ़ पा रहा है। वो लोग, उनको क्या है, उनको जीवन में एक बार चढ़ना है। अब बाकी सैनिक कोई आता जाता है, खबर नवीस। अब बाकी सब नीचे सेना अपना कहीं भी रहे, मतलब भर वहां जितनी जरूरत है उतने ऊपर रख लिए गए 200-400 आदमी। और क्या करना है? अगर 100 व्यक्ति भी हैं तो आप उनसे 2 ही व्यक्ति को आप नहीं हरा सकते अगर वो दुर्ग में है। वो उस रास्ते में किनारे एक इधर एक उधर वो बैठा हुआ है सैनिक, तुम जाओ उससे लड़ने राजा से, वो 2 ही आदमी तुम्हारी पूरी सेना को कत्ल कर देंगे। क्यों? वहां जगह ही नहीं कि हुर्र करके तुम चढ़ सको, और जहां भीड़ हुर्र करके नहीं जा सकती वहां हमला हुआ ही नहीं। जैसे ही तुम चढ़ के वहां पहुंचोगे तो पहले से वो लोग वहां तैनात हैं। हर जगह जो चढ़ने वाली जगह है वहां पे वो आदमी तैनात है।
सैनिक लिए नंगी तलवार बैठे, आओ। एक आया उसको मार दिया, फिर पीछे दूसरा आया उसको मार दिया, तीसरा आया उसको मार दिया। और सीरियल नंबर से चढ़ेंगे, उस सीरियल नंबर से कटेंगे। अब वहां सीरियल नंबर से ही चढ़ने का उन्होंने जगह बना रखा, तो वो सीरियल नंबर से ही राजा चढ़ के चला गया है, उसके बाद उसके सैनिक चढ़ के बैठ गए ऊपर। अब आओ, ऊंचाई पर अगर कोई है तो वो ऊपर सुरक्षित है। इसीलिए आज भी जो मूर्ख लोग हैं वो किराएदार अपना अपने सिर के ऊपर टिकालते हैं। जो समझदार मकान मालिक है वो ऊपर रहता है, नीचे किराए से देता है। भले चढ़ने में तकलीफ है लेकिन सुरक्षित वही है वो। ऊपर से निगाह रखना दूर दूर तक। पहाड़ी पे किले में बैठे हैं राजा लोग और एक दूरबीन से अपनी लगा रखे हैं ऐसे पाइप, और 50 सैकड़ों किलोमीटर चारों तरफ देख रहे हो कहां से कौन आ रहा है। और बस सजग कर दिए कि वो दूर आ रहा है, 1 घंटे में पहुंचेगा यहां। तो कहीं 2 आदमी भेज दो, वहीं निपटा दे। कितने लोग हैं? कहीं 10-15 हैं, तो बोले वहीं वाले को बता दो, खबर भेज दो कि वहां वाले उसको वहां से पकड़ के निपटा दे। वहीं फिर इक्का दुक्का कोई छिप छुप के यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ निपटा दिया जाएगा। तो राजा हर जिसके पास प्रॉपर दुर्ग जिसने बना लिया है वो कभी नहीं हारा। अजय रहे हैं वो दुर्ग बनावट के कारण। जाने कितने किले कई हैं भारत में जो कभी हारे ही नहीं। एक अकेला राजा वहां बैठा है तो पर्याप्त है, वो अकेले भी नहीं हारेगा। सैनिक है तो कोई बात ही नहीं। अकेला भी वहां चढ़ा बैठा है तो जाके उस अड्डे बैठ गए जहां चढ़ के आते हैं। अब बराबर खचर खचर काट, चढ़ो जिसको चढ़ो। अकेला ही पूरी सेना को हरा देगा। अब सेना वहां हुर्र करके चढ़ नहीं सकती, घोड़ा हाथी जा नहीं रहे। अब क्या करोगे? वो स्टेप ऐसे बना रखे हैं कि वो ना हाथी चढ़ पाता है ना घोड़ा। अब क्या करोगे? तो वो हारते ही नहीं थे जब घोड़ा हाथी से लड़ाई होती थी। आज अलग है कि हवाई जहाज है तो ऊपर से बमबार्डिंग कर देगा वो। हमने पूछा कई बार कि अब किले क्यों नहीं बनते। वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि अब दुर्ग जो है अब मुर्ग हो गए। अब उनको वहीं मुर्गे की तरह निपटा देंगे अगर अब कोई राजा वहां बैठे। इसीलिए सब दुर्ग खाली पड़ गए। दूसरी बात, अब राजा को खतरा है ही नहीं। लोकतंत्र से चुनाव होता है, तुमने एक राजा को मार दिया तो अब लोकतंत्र में चुनाव फिर से हो जाता है। प्रधानमंत्री मर गया, बोले चुनाव होगा। अब क्या होगा? राजा बनने की प्रक्रिया ही बदल दी। अब किसी को राजनेता बनना है, राजा बनना है, राष्ट्रपति बनना है तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल सिस्टम बना हुआ है। पहले मार के एक राजा को मार दो तो जिसने मारा वही राजा बन जाता था। अब राजा को मारने से कोई राजा बन नहीं पा रहा है। आप जाइए किसी कलेक्टर को मार दीजिए तो आप कलेक्टर नहीं बन पाएंगे। क्यों? आईएएस का टेस्ट होता है, उसके बाद नियुक्ति होती है। अगर ऐसी नियुक्ति तुम डायरेक्ट घोषित कर दोगे तो कोई मानवे न करेगा। तुम आदेश दोगे ना तो वो कर्मचारी मानेंगे और ना ही कोई जनता। बोली तो पद पर है ही नहीं, इसका आदेश क्यों मानेंगे? अपने आप को फर्जी कलेक्टर बता रहे हैं तो फर्जी कलेक्टर कहलाता है। डायरेक्ट कोई बैठे और पकड़ा जाएगा, पब्लिक घेर के कूट देगी। अब समझ रही है रहस्य। आप अगर न्यायशील सामाजिक व्यवस्था अपना लीजिए, न्याय समाज का गठन कर लीजिए, जनता को मिल्कियत ही हिताधिकार है, हिस्साधिकार ही हिताधिकार है। हित माने हिस्सा ही होता है। तो जितने लोग राष्ट्र के नागरिक हैं सब राष्ट्र के हिस्सेदार हैं। जैसे कंपनी में सब शेयर होल्डर होते हैं, अब वो कंपनी सहकारी हो तो प्रति व्यक्ति एक वोट। इस सिद्धांत से लोकतंत्र चलता है। चाहे तुम्हारी 10 बीघा जमीन हो देश में, चाहे 20 बीघा हो, चाहे एक भी ना हो, तुम व्यक्ति हो तो व्यक्ति आधारित वोटिंग है, संपत्ति आधारित वोटिंग नहीं। प्राइवेट लिमिटेड में क्या है?
कि जितने शेयर उतने वोट, माने जितने बीघा जमीन उतने वोट उसके हो जाएं, या जितने रुपए किसी के बैंक में जमा है उतने वोट हो गए उसके। तो सोचो, सारे वोट अंबानी के, अब उसी की सरकार हर बार बन जाएगी। तो प्रति व्यक्ति वोट से ये दुर्ग का नाटक खत्म हो गया। अब बनो राजा। अगर जैसे प्रति व्यक्ति वोट से आपने राजतंत्र की दुर्ग तंत्र को खत्म कर लिया, उसी तरह से अगर आप चाहो तो जैसे शासन सत्ता आजाद हो गई, उसी तरह से आप व्यवस्था को, सत्ता को जिस प्रकार से आपने आजाद कर लिया कि अब कोई भी वहां बैठ करके सत्ताधीश नहीं सिद्ध हो पा रहा है, वोटिंग से होगा। मंत्री बनना चाहते हो तो वोटिंग से पहले नेता तो बनो, प्रतिनिधि, सांसद बनो, फिर उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन हो। बड़ी लंबी प्रोसेस है। शपथ ग्रहण समारोह होगा, डायरेक्ट तुम घोषित नहीं कर सकते। फिर जनता ही ना मानेगी कि इसको तो वोटें दिए, कैसे बनेगा। तो सोच लो, सत्ता आजाद हो गई गुंडागर्दी से, अब व्यवस्था को आजाद कर लो। सत्ता के बाद शासन के दो भाग हैं, सत्ता और व्यवस्था। शासन की सत्ता माने शासक वर्ग, और शासन की व्यवस्था का मतलब होता है शासन। व्यवस्था नियम नीति निर्णय होते हैं जिन पर शासन किया जाता है। तो शासक चुन रहे हो, शासन नहीं चुन रहे। सत्ता आजाद हो गई, ऐसी व्यवस्था आजाद कर लो। नियम नीति निर्णय के पारित खारिज करने का भी इसी तरह अधिकार दे दो, जैसे नेता के चुनने और हटाने का अधिकार होता है, ऐसे ही नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का अधिकार होता है। तो ये जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन न्याय समाज का गठन हो जाएगा, जनता समाधिकारी हो जाएगी। अब फिर उसके बाद जनता को किसी मुद्दे की जरूरत ना होगी, ना नए नए मुद्दे बनाने पड़ेंगे, ना नए नए मुद्दों को कोई उठाएगा। जनता जो है वो खुद ही जो चाहेगी सो पारित कर लेगी, जो चाहेगी हटा देगी। जनता को शिक्षा चाहिए तो शिक्षा जनता पारित कर लेगी, जनता को रोजगार चाहिए तो जनता रोजगार पारित कर लेगी, जनता को आवासीय सुविधा चाहिए तो उसको पारित कर लेगी। तो वो जो अपनी तनख्वाह वो बढ़ाते हैं वो जनता पारित खारिज करेगी, तो उनकी तनख्वाह अपने से वो नहीं पारित करके बढ़ा पाएंगे। अभी उनकी तनख्वाह का ही प्रपोजल सबसे पहले पारित हो जाता है। अपनी तनख्वाह बढ़ाते रहते हैं, सुविधाएं बढ़ाते रहते हैं, और जनता को न शिक्षा देते हैं, न रोजगार, न आवासीय सुविधा, न संरक्षण। देते भी हैं तो दक्षिणा आपके ऊपर ऐसे घुमा के अपने जेब में रख लेते हैं अपने आदमियों को। तुमको शिक्षा नहीं देंगे, कहते हैं चेक ले लो। चेक किसको देंगे? तुमको नहीं, वो अपने एजेंट को देंगे जो उनका माफिया है। तो जो शिक्षा माफिया बैठा है उसको वो चेक देते हैं कि तुम इनको पढ़ा देना, ये चेक ले लो। अब वो क्यों पढ़ाएगा? चेक ही लेगा। इस अस्पताल में बना दिया कि 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनवा लो। तुम सर्दी जुकाम भी है तो भी कहो 5 लाख खत्म कर दें। कुछ भी बता के आपको, और जांच जूझ में सब 50,000 का बजट बना देंगे, वो सब कार्ड तुम्हारा खत्म। तो वो आपको पैसा दे सकते हैं लेकिन इलाज नहीं दे सकते। पैसा दे सकते हैं, शिक्षा नहीं दे सकते। आपको 5-5 किलो राशन दे सकते हैं लेकिन रोजगार नहीं देते। राशन कार्ड बनाते हैं, अगर वो शासन कार्ड आपका बना दे कि आप पारित खारिज शासन के नियम नीति निर्णय कर सकते हो, बस आप आजाद हो। तो ये तब तक समाज में न्याय नहीं होगा जब तक आप न्याय समाज का गठन नहीं कर लेते।
वहाँ न्याय समाज ही न्याय लोक बसाएगा। मनुष्य उसी को कहते हैं जो न्याय और अन्याय समझता है या समझ सकता है। बंदर को ये समझ नहीं है, पशुओं को समझ नहीं है, जंगलियों को समझ नहीं, आदिवासियों को समझ नहीं, तो वो कभी भी अपने समाज में न्याय नहीं कर पाएंगे। वो जंगल में इसीलिए न्याय कभी हुआ ही नहीं है। अनादिकाल से और अनंत काल तक जंगल में कभी न्याय नहीं होगा। ये जो मानवीय व्यवस्था है इसमें न्याय हुआ है, इसमें। और ये जो आपका वोटिंग पावर है, 12 मताधिकार, 12 मताधिकार, ये 12 मताधिकार 6 तो सत्ता को पारित खारिज करने के लिए, नियुक्त निरस्त करने के लिए, और 6 नियम नीति निर्णय माने व्यवस्था को पारित खारिज करने के लिए। तो 3-3 उसके पिलर्स हैं, और तीनों पिलर्स में पारित खारिज करने के लिए 3-3 6, और दोनों में 6-6 तो हो गए 12। तो 12 मताधिकार जैसे ही आप लागू करेंगे अपने आप न्याय हो जाएगा, और कोई ना मुद्दे से भटकाएगा ना कुछ होगा। ये 12 मताधिकार लागू करने के लिए आपको न्याय समाज का गठन करना पड़ेगा। अगर आप 12 मताधिकार अभी जाके सीधे जो जंगल राज है उसमें घोषणा करोगे, ना कोई नेता मानेगा, ना कोई संविधान समिति मानेगी, ना इसे पारित होने देगी, ना ये जनता को ये जनाधिकार देगी। क्यों? उन लोगों ने जनता को गुलाम बना रखा है। जनता की मिल्कियत उसके मताधिकार में होती है। लोकशाही कहते हैं उसको। अगर लोक मत से नियम नीति निर्णय पारित हों शासन के, तो इसे लोक शासन प्रणाली कहते हैं, लोकशाही कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो देयर इज नो डेमोक्रेसी एट ऑल। जंगल में कभी डेमोक्रेसी होगी भी नहीं। जंगल में कोई मालिक अपने गुलाम को ये मिल्कियत कैसे देगा कि तुम अपने से पारित खारिज कर लो? दुकानदार अपने नौकर को क्या ये अधिकार दे सकता है कि वो दुकान का जब मर्जी अपनी मर्जी से शटर गिरा ले, अपनी मर्जी से बंद कर दे, अपनी मर्जी से खोल ले? कोई मालिक ऐसा अधिकार देगा किसी नौकर को? और अगर आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं है तो जाहिर है कि आप नौकर ही होंगे, मालिक नहीं होंगे, गुलाम ही होंगे, शाह नहीं होंगे। तो लोकशाही नहीं है। तो शाह और गुलाम, मालिक और नौकर, शोषक और शोषित, शिकारी और शिकार के आधार पे अभी राजा और प्रजा चल रहे हैं। दैत्य लोक का राजा शिकारी होता है और प्रजा शिकार होती है। राजा शाह होता है, प्रजा गुलाम होती है। राजा दस्यु होता है, डकैत, और प्रजा दास होती है। तो दस्यु और दास, मालिक और नौकर, शाह और गुलाम, शोषक और शोषित, शिकार और शिकारी और शिकार, ये संबंध है उनके। उन संबंधों में आप जी रहे हैं और वहां न्याय की आशा करते हैं। वो जंगल राज में ये सभी संबंध रहते हैं, शिकारी और शिकार के, शाह और गुलाम के, मालिक और नौकर के। तो उनको ये सब अधिकार ही प्राप्त नहीं है। वो अपने आप को डेमोक्रेटिक समझ रहे हैं, और डेमोक्रेसी है ही नहीं कहीं, किसी राष्ट्र में नहीं है डेमोक्रेसी। ये सब झूठ बोलते हैं ताकि आपको लगे कि आप लोकशाही। अगर लोकतंत्र होता तो आपको धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ता? आप सोच के देखिए। आप लोकशाही है, आप दुकान के मालिक हैं मान लीजिए, तो आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है दुकान का शटर खोलने बंद करने के लिए। जब मर्जी उठा के खोल देते हो, जब मर्जी बंद कर देते हो। अपने घर का ताला बंद करने के लिए, ताला खोलने के लिए आपको किसी धरना प्रदर्शन की आवश्यकता है? आटा पिसवाने के लिए, रोटी बनाने के लिए किसी धरना प्रदर्शन की आवश्यकता? जब मर्जी बना लो, जब मर्जी आटा पिसवा लो।
धरना प्रदर्शन रिक्वायर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि आप मालिक हैं और वहां धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, फिर भी आपको ये अकल नहीं आ रही है कि आप धरना दे रहे हैं, फिर भी कोई सुन नहीं रहा है। तो कौन नहीं सुन रहा है? मतलब मालिक कोई और है क्या? सिद्ध तो हुआ तुम मालिक नहीं हो, तुम भिखारी हो, गिड़गिड़ा रहे हो, वहां पे पुलिस के लटका रहे हो। हर धरने प्रदर्शन में पुलिस कमर तोड़ के फेंक देती, मारती है, बाकायदा घसीट के ले जाती। बाबा रामदेव को सलवार सूट पहन के भागना पड़ा था, आपको ख्याल नहीं? अन्ना हजारे को जेल में उठा के बंद कर दिया गया था, ख्याल नहीं? गांधी जी पर लठ बजे थे, ख्याल नहीं? जलियांवाला बाग कांड में इतनी गोली से मार दी गए थे, ख्याल नहीं? गौ हत्या रोकने का कानून बनवाने के लिए गए हुए साधुओं पर इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी थी, आपको ख्याल नहीं? तो ये जो बातें हैं ये बता रहे हैं कि तुम मालिक नहीं हो, लोगों का तंत्र नहीं है, माने लोकतंत्र नहीं है। देयर इज नो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शब्द बोलते हैं इसलिए ताकि आप जो है शांत रह सकें। ये शासन तो आप ही का है, हाथ में अपने रख लेते हैं मुट्ठी में पूरा पावर। अब आपको बताते हैं कि सब पावर आपके लिए, और जनता के हाथ में कोई पावर नहीं। तो बात स्पष्ट है कि सार्वजनिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करो, सार्वजनिक हाथों में जाने दो। एक व्यक्ति के हाथ में खतरा है, प्रजा में भी एक व्यक्ति के हाथ में ठीक नहीं है। आपको मान लो पाकिस्तान पर हमला करना है तो पहले वोटिंग होने दो। लोग कहेंगे अरे कैसे करेंगे भाई? हाँ, तो पहले से वोटिंग करा के पास करो, अगर कोई हमला करे तो हम उसका जवाब दे सकें। ये पारित करके रख लो पहले सामान्य स्थिति में, और जब ऐसा हो तो उसी नियम के तहत निपटा दो हमला करने वाले को। अगर कोई हमला नहीं करता है तो तुम हमला करने क्यों जा रहे हो? लोग बहुमत होने दो, लोग बहुमत जिधर जो कहता है वैसा हो जाने दो। तो लोक बहुमत के आधार पर आप फैसले करोगे तभी तो लोकतांत्रिक होगे। यही न्याय माने लोकतंत्र ही होता है। तो अगर लोकतंत्र है तो न्याय हो रहा होगा, और न्याय ना हो रहा हो, तुम्हारी मिल्कियत सिद्ध ना हो रही हो, तुमको धरना प्रदर्शन कर रहा, तो इसका मतलब है लोकतंत्र नहीं है वहां पर। किसी मुगालते में मत रहो, भ्रम मत पालो फालतू के। तो एक राज्य में डायरेक्ट आप इस न्याय तंत्र को स्थापित नहीं कर सकते। अब देखिए, अगर आप डायरेक्ट जाके वहां पे राजा को कहेंगे कि आप सबको मताधिकार दे दो, वो क्यों देगा? अपने नौकर, जब वो तुमको नौकर समझ रहा है, तुमको गुलाम समझ रहा है, तुमको दास समझ रहा है, तो वो तुम्हारे लिए कोई ऐसी व्यवस्था क्यों देगा कि तुम शटर अपनी मर्जी से उठा गिरा सको? जाहिर है उसकी मिल्कियत ही चली जाएगी। तो वो अकेले वो लोग मालिक बने रहना चाहते हैं, बाकी जनता को गुलाम रखते हैं। तो आप, इसका मतलब यह है कि आप जंगल राज में जी रहे हैं। जंगल राज में ही एक भाई मालिक हो जाता है जो ताकतवर है, और एक गुलाम जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो देखो ये कलयुग मनुष्य लोक में आया हुआ है। भारत पूरा मनुष्य लोक था, यहाँ तो कश्मीर में देवलोक भी बसा हुआ था। अब सब दैत्य लोक है, न यहाँ देवलोक है न मनुष्य लोक है, पूरा का पूरा जंगल राज, सब दैत्य लोक। दैत्य माने जंगली बहसी प्राणी। तो आप एक न्याय समाज का गठन कर लीजिए, राज्य नहीं सुनेगा, न्याय समाज में पहले उसको लागू कर लीजिए, और फिर वो लोग अपनी मर्जी से अपने सरकार का गठन कर सकेंगे, सार्वजनिक बहुमत से अपनी मर्जी से अपना संविधान बना सकेंगे। जन समर्थन से संविधान बनने लगेगा, जन सहमति के बिना कुछ नहीं होगा तब। तो आप लोग समझ सकते हैं कि राज्य में डायरेक्ट नहीं, पहले समाज में जो चीज लागू कर लोगे वो राज्य में खुद चली जाएगी। आप जिस प्रकार का, जिस स्तर का समाज बना लेंगे,
तो पहले न्याय समाज बना लीजिए। आप तो आर्य समाज बनाते हो, आप हिंदू समाज बनाते हो, आप मुस्लिम समाज बनाते हो, आप जैन समाज बनाते हो, बौद्ध समाज बनाते हो, कबीर का समाज बनाते हो, नानक का समाज बनाते हो। आप न्याय समाज कहां बनाते हो? न्याय समाज समाधिकारी बनाता है। तो ये जितने भी चगड़ लोग थे वो लोग न्याय समाज के गठन क्यों नहीं करते? बदमाश है वो मिल्कियत नहीं छोड़ सकते, इसलिए आपको समाधिकारी वो नहीं बनने देंगे। तो एक ऐसे समाज का निर्माण कर लो, मानव समाज का, जिसमें न्याय सहज स्वीकृत हो, उसका नाम ही न्याय समाज कर दो। उसी से सिद्ध होगा कि ये मनुष्यों का समाज है, सोसाइटी है। अगर ये समाज का आप पुनर्गठन कर लो, हम लोग एक न्याय समाज का गठन कर चुके हैं और उसके जितने भी लोग हैं वो सब न्याय के लिए ही वोट कर रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए। अब उसके सदस्यों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, अभी सब तक साहित्य जैसे जैसे पहुंच जाएगा, लोग न्याय अन्याय को समझने लगेंगे, वो अपने आप ही न्याय धर्म सभा को वोट देने लग जाएंगे खुद ही। अब ये बात में चाहे आप इसे 10 साल में कर लो सदस्यता की वृद्धि, आप अगर इस देश में, पूरे देश में अगर आप चाहते हो कि न्यायशील ऐसी व्यवस्था लागू हो, ये उपद्रव शांत हो, बदमाशी कांत हो, अन्याय समाप्त हो, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल इतना करना है, आप न्याय समाज का गठन कर लो। न्याय समाज के सदस्यों की संख्या अपने देश में आप 51% कर लो, मोर देन 50, यानी 50+ आपके पास अगर जन समर्थन हासिल हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपकी सरकार बन जाएगी। अभी जो सरकारें बन रही हैं वो ऐसे ही कोई 20-30% वालों की सरकार बन जाती है। आप अगर 50+ जन समर्थन पहले से ही तय कर लो अपना, न्याय समाज का गठन करके, जितने लोग न्याय से सहमत है कह दो इससे सदस्यता ले लो। कर रहे हैं हम लोग और धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं। पिछले 35 साल से इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब इसका पूरा ग्राउंड बन गया है, अब धीरे धीरे ये सब तक पहुंच जाएगा। जैसे जैसे लोग इसे जानेंगे समझेंगे, जैसे जैसे इस न्याय समाज की सदस्यता ग्रहण करेंगे, तो 50+ जिस दिन हो जाएगी, हम वैसे ही घोषणा कर देंगे इसकी कि अब ये न्याय के अनुसार चलेगा देश। अब इसमें महालोकतंत्र लागू किया जाता है और चाहे जब चुनाव करा लो ये जीत ही जाएगा ये पक्ष। और जब ये जीत जाएगा तो वो मजबूर होंगे वो इस महालोकतंत्र को लागू करने के लिए। जिस दिन महालोकतंत्र द्वादश मताधिकारी लागू हो गया उस दिन आपकी समस्त समस्याएं समाप्त, प्रजा मालिक हो जाएगी, बस बात खत्म। अब प्रजा को गुलामी से छुड़ाकर मालिक बनाना, अंग्रेजों से छुड़ा करके आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्वतंत्र का मतलब स्वमत से कुछ कर सको और तुमको मताधिकार। अरे भाई, अंग्रेजों के गुलामी से छुड़ा करके तुमको अगर कांग्रेज लोग गुलाम बना लिए, फिर कांग्रेसियों से छुड़ा करके तुमको जो है ये नए चंगेज लोग गुलाम बना लिए, भाजपा वाले, तो चाहे तुम जिसके गुलाम रहोगे तो गुलाम ही ना। स्वमत से तो तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है तुमको छोटी छोटी बातों के लिए। शिक्षा भी मांगने जाओ तो लात खाते हो, रोजगार मांगने जाओगे अभी तुमको कूट देंगे। तो तुम स्वमत से तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो जाहिर है कि तुम गुलाम हो। अब कह रहे हैं तुमको आजादी मिल गई, मिठाई बांटो, 15 अगस्त मनाओ। कहेगा 15 अगस्त, फिर 15 अगस्त आ रहा, फिर आप स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और मानेंगे कि स्वतंत्र हैं। और कुछ भी वहां जाके बोलो तो अभी लठ खा जाओगे और पता चलेगा लो तुम तो परतंत्र हो, कोई मिल्कियत नहीं तुम्हारी। अब फिर भी तुम स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हो और लठ भी खाते हो, स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हो और उधर तुम्हारी औकात भी नहीं कुछ करने बोलने की। अद्भुत है ना। तो इसी को समझना है। आशा है कि आपको बात स्पष्ट हुई। धन्यवाद गुरुजी, आज के विषय में इतने सुंदर रूप से हमें जाने के लिए। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में फॉरवर्ड करें, अगली बार के लिए अपना प्रश्न रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू गुरुजी।